हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित बालियान है और आज है 16 नवंबर 2024 एंड डे इज़ सैटरडे और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो रात के टाइम में। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे सकता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे मैंने अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढा, आइडेंटिफाई किया या फिर खुद को असाइन किया। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि जब मैं 17 जुलाई 2021 को ही जान गया था कि मुझे करना क्या है, इस ज़िंदगी को मीनिंग कैसे देना है, फिर मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया इस चीज़ को पूरा करने में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, मैं मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी स्टोरी के थ्रू। वो मैंने पहले क्यों नहीं किया, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जो हमारी छूटी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी लाइफ का, वो है एक एनजीओ का ज्वाइन करना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उस एनजीओ का नाम था द काइंड बीइंग्स और वो ज्वाइन मैंने किया था 7 दिसंबर 2020 को। मैं 5 दिसंबर को सिटी में आया था 2020 में। अपनी 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद 17 मार्च को हमारा लास्ट पेपर था। कोरोना की वेव से पहले ही वो ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम हमारा, और जुलाई में हमारा रिजल्ट भी आ गया था। तो किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था बीएससी फिजिकल साइंसेज में। तो उसी के रिगार्डिंग मैं गाज़ियाबाद आया था। वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की क्योंकि कॉलेज उस टाइम पे ऑनलाइन ही चल रहे थे, ऑफलाइन नहीं चल रहे थे। खैर, तो मैंने एनजीओ ज्वाइन किया क्यों, सबसे पहले कैसे ज्वाइन किया, मुझे कैसे पता चला। मेरा एक भाई है, मेरी मतलब रिश्तेदारी में से ही है। तो उसने मुझे, जब मैं 12th क्लास पास आउट की थी और मैंने आईएएस की प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस मांगा था, तो उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसमें से एक था कि अपने आप को सोशल बनाने की कोशिश कर, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी था, अभी भी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ, लेकिन अब एक्सट्रोवर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता हूँ। मतलब अब इतना फ्लेक्सिबल हो चुका हूँ कि हाँ, एक एम्बीवर्ट की तरह मैं जी पा रहा हूँ। मतलब जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज़ रखता हूँ। जब ज़रूरत महसूस होती है तो मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में मतलब ट्रांसफ़र हो जाता हूँ, जब ज़रूरत नहीं होती तो मैं अपना इंट्रोवर्ट रहता हूँ। एनीवेज, ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट ही होते हैं। खैर, तो किरोड़ीमल कॉलेज में हमारी एक सीनियर थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ज्वाइन की थी वो एनसीसी मैंने ज्वाइन की थी, ऑनलाइन ही चल रहा था सब कुछ। तो अपने कॉलेज से एनसीसी ज्वाइन की थी। तो उसमें एक मतलब सीनियर थी हमारी, वो उस एनजीओ से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कुछ पिक्स वगैरह अपने स्टेटस पे लगा रखी थी, क्योंकि वो एनजीओ से जुड़ी हुई थी और प्लस वो हमारी एनसीसी में भी सीनियर थी। तो उसके थ्रू मैंने उनका व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया, तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि हाँ, उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ लगा रखी है जिसमें वो बच्चों को कुछ चीज़ें बांट रही हैं, जैसे कि खाने की चीज़ें बांट रही हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बिठा करके एक जगह, और वो बच्चे स्लम्स से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था उसमें कि वो बच्चे इतने एबल नहीं हैं कि वो अच्छी पढ़ाई ले पाएँ, अच्छे कपड़े पहन पाएँ या अच्छा खाना खा पाएँ। तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करके काइंड बीइंग्स एनजीओ है और हम बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं। पहला प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो है एडुशाला प्रोजेक्ट, जिसमें हम जो स्लम के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये पहला प्रोजेक्ट ही मुझे पसंद आ गया, क्योंकि मैं पहले से ही चीज़ों को समझने और समझाने में इंटरेस्टेड था। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया 7 दिसंबर को। 200 रुपीज़ उसकी वन टाइम फ़ी थी, लाइफ टाइम आप उससे जुड़े रह सकते हो। तो मैंने, अब मुझे रिवील करना ही पड़ेगा उस सिटी का नाम गाज़ियाबाद है, जिस सिटी से मैंने अपनी स्टार्टिंग की, जिस सिटी से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। तो वहाँ पे मैंने एक राजनगर में, यहाँ पे गाज़ियाबाद में राजनगर में स्पोर्ट था, आरडीसी स्पोर्ट उसे हम बोलते थे। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया एज अ वॉलंटियर। तो एज अ वॉलंटियर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं पहली बार वहाँ पे गया तो मुझे लगा भाई मतलब ऐसे पढ़ाते होंगे किसी मतलब छत के नीचे पढ़ाते होंगे, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, प्रॉपर एक होगा वहाँ पे पढ़ाने का, कुछ बना रखा होगा, कुछ फैसिलिटी वगैरह बना रखी होगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं अपने वे एसएसबी वाले जो कपड़े थे वही पहन के चला गया, मतलब फॉर्मल अपने पहन के चला गया, उसमें टाई बेल्ट लगा के प्रॉपर। भाई साहब वो बोले भाई कहाँ से आ रहे हो, मैंने बोला भाई मुझे लगा कि ऐसा होगा कि हाँ मतलब टीचर वगैरह बन के
अच्छे से, मतलब प्रॉपर तरीके से होता होगा सब कुछ। लेकिन फिर पता चला कि वहाँ पे वो स्लम जो एरिया था उसी के वहाँ पे उन्होंने मतलब मैट वगैरह बिछा के वहीं पर पढ़ाना था उन्हें। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाना बच्चों को स्टार्ट कर दिया। अब मैंने एनजीओ ज्वाइन किया क्यों था? एक तो अपने भाई की सलाह पर, ठीक है, लेकिन मैंने किया तो था अपने स्वार्थ से एनजीओ ज्वाइन। लेकिन एनजीओ ज्वाइन करने से मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि मेरे अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हुई, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी उस एनजीओ से जुड़े हुए थे, एक और एनजीओ हमारे साथ वहाँ पे मिलके काम कर रहा था, तो जितने भी वहाँ पे लोग थे उनके साथ मिलके काम करना, वो सब सीनियर्स थे मेरे। मैं 12th पास आउट करके आया था, वो मतलब कोई ग्रेजुएशन कर चुका था, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था, कोई जॉब कर रहा था, मतलब काफ़ी बड़े थे मेरे से एज में, मैं सबसे छोटा था वहाँ पे। तो वहाँ पे पहली चीज़ तो सोशल स्किल्स, मतलब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हुई, पहली चीज़। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे मिला वो ये मिला कि मैं अपनी जो एंग्जाइटी थी उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाता था, कुछ समय के लिए मैं उसे भूल जाता था। बच्चों में जब मैं बैठता था तो मुझे वो चीज़ मिनिमल महसूस होती थी, काफ़ी कम महसूस होती थी। तो मेरी एंग्जाइटी को रिलीव करने में हाँ, काफ़ी बड़ा रोल है एनजीओ का और उन बच्चों का। तीसरा जो मुझे बेनिफिट मिला एनजीओ ज्वाइन करने का, वो ये मिला कि मैं सोसाइटी का ये चेहरा भी देख पाया कि हाँ, ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग सर्वाइव करते हैं। मेरे पास पहले से, जब से मैं पैदा हुआ, मेरे पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए है, पहनने के लिए है, और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। तो इस चीज़ का मुझे पहली बार एहसास हुआ, क्योंकि गाँव में हमारे यहाँ पे चाहे कोई कैसा भी हो, किसी के पास ज़मीन हो या ना हो, चाहे कोई कैसा भी हो, सबके पास अपने डंगर हैं, सबके पास अपना मतलब खाने पीने का है, रहने के लिए छत है, मतलब है। लेकिन पहली बार मैं ऐसे देख रहा था, पहली बार सिटी में आया था, सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मुझे मिली यहाँ पे, क्योंकि गाजियाबाद में भी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्डिंग्स नहीं है, स्काई स्क्रैपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैं, मैंने तो पहली बार ही देखी थी भाई। हमारे वहाँ पे तो 2-3 मंजिल से ऊपर मकान नहीं बनता। तो यहाँ पे फिर स्लम एरियाज़ पहली बार मुझे देखने को मिले, पहली बार कि हाँ, लोग ऐसे भी रहते हैं। तो ये चीज़ मेरे को जानने को मिली, और लोगों की हेल्प करने वाले कितने लोग हैं, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और बहुत सारे नहीं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ अचीव की है, ये मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया टॉपिक से, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई चीज़ अचीव की होती है ना, या अचीव नहीं भी की होती, फेल्योर भी उसके हाथ लगा होता है, वो दूसरों को बताना चाहता है, दूसरों को सिखाना चाहता है। ये हमारा नेचर होता है। कुछ हमारे अंदर चीज़ें जो है ना, वो हेरिडेटरी, मतलब जैसे सर्वाइवल नेचर हो गया, खुद को हम बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारे अंदर है वो चीज़। ऐसी कुछ चीज़ें डेवलप हो गई हैं, मतलब टाइम के साथ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, जब से इंसान आए हैं पृथ्वी पर, तब से कुछ चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो गई हैं, और वो जेनेटिक्स के थ्रू पास ऑन होती जा रही हैं। उसमें से एक ये चीज़ भी है, दूसरों की हेल्प करना, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा था, वो तो मैं हेल्प किसी और चीज़ की बता रहा था उस टाइम पे, वो जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि हाँ, वो अपने टाइम में से कुछ टाइम उन बच्चों को भी देना चाह रहे हैं जिनका फ़िलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका कुछ फ्यूचर हो, वो भी पढ़ सके, वो भी आगे बढ़ सके, वो स्लम से निकल सके। तो ऐसे लोग भी हैं, कोई अपनी जॉब से टाइम निकाल के आ रहा था, कोई अपनी पढ़ाई से टाइम निकाल के आ रहा था, कोई कोचिंग से टाइम निकाल के आ रहा था, सब लोग वहाँ पर पढ़ाने आ रहे थे, राइट। तो ये तो 3 मेजर बेनिफिट्स थे एनजीओ को ज्वाइन करने के। मैंने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था। तो अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा बच्चों के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला गया। जहाँ से मैंने पढ़ाने की स्टार्टिंग की थी, उस जगह से फिर हम शिफ्ट हुए राजनगर में ही आरडीसी स्पोर्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो दूसरा स्पोर्ट था, लेकिन राजनगर के आसपास ही था, आरडीसी के आसपास ही, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। फिर वहाँ से जब हम बड़े बड़े मॉल्स वहाँ पे हैं, गोर मॉल्स आपने सुना होगा, तो वहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स हैं, और वहीं पे उन मॉल्स के बीच में स्लम वाले लोग रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ मेरा बॉन्ड बन गया, जैसे कि सूरज, पुनीता, ऐसे 3-4 बच्चे थे जिनके साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया पढ़ाने के साथ साथ एक अलग से जुड़ाव हो गया उनके साथ। तो मैं वहाँ पे जब पढ़ा रहा था, तो एक चीज़ मुझे नज़र आई कि हम फ़ोटोज़ खींचते थे, मतलब हमें फ़ोटोज़ खींचने के लिए बोला जाता था जब भी हम पढ़ाते थे।
हमारे फ़ोटोज़ लिए जाते थे, वीडियोज़ बनाई जाती थी, या हम बच्चों को कुछ बांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता था, उस चीज़ को पब्लिसाइज़ किया जाता था। पहले ये चीज़ मुझे गलत लगी कि यार आप कुछ कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, उस चीज़ को दुनिया को क्यों दिखाना। लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि देख भाई अर्पित, दुनिया में आपको अगर कुछ करना है तो कई बार लोगों को दिखाना भी पड़ता है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए लोगों का तो आपको लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। एनजीओ जो है वो फंडिंग पे काम करता है। अगर वो बच्चों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बच्चों को चीज़ें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो दान के रूप में आ रहा होगा। और दान कैसे देंगे लोग, कैसे पता चलेगा उन्हें कि हाँ ऐसे कोई एनजीओ है, ऐसे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा उन्हें? उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ है। अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं या एक्स्ट्रा खाना है या कुछ भी है, तो वो उसके थ्रू वहाँ पे दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फिर मेरी समझ में आया अच्छा भाई इसलिए ये मतलब इस तरीके से पब्लिसाइज़ किया जाता है चीज़ों को। हाँ एंड देखो बात ये है, मेरा व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जब भी कोई कुछ काम करता है, फॉर एग्जांपल मुझे ले लो, मैं स्वार्थी हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, ठीक है, ये मैं ओपन कैमरा पे बोल रहा हूँ। मैं अगर लोगों की मदद करना चाहता हूँ तो इसमें मेरा स्वार्थ है। क्यों है स्वार्थ मेरा? क्योंकि इसी से मुझे पीस मिलता है। अगर कोई कुछ करता है तो वो उसमें उसका स्वार्थ होता है, उसमें उसका सेल्फिशनेस होता है। अब ये सेल्फिशनेस और ये स्वार्थ, इन वर्ड्स को इतना नेगेटिव बना दिया गया है दुनिया के सामने कि जब भी अगर कोई स्वार्थ बोलता है, स्वार्थी बोलता है, सेल्फिश बोलता है, तो दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों अवेयरनेस फैला रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को मीनिंग देना है। पैदा होना, स्कूलिंग करना, उसके बाद कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाता है। अरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबको मिल ही जाता है। छोटी बड़ी नौकरी, बिजनेस, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ कर ही लेता है इंसान पेट भरने के लिए अपना। शादी, बच्चे, ये सब तो सभी करते हैं। लेकिन कुछ लाइफ को मीनिंग देना, मतलब इनसे कुछ अलग करना, अपना इंडिविजुअलिस्टिक मीनिंग देना खुद की लाइफ को, वो मैं देना चाहता हूँ कि हाँ मैं इस पर्पस के लिए जीना चाहता हूँ। बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी, नॉर्मली चलती रहेंगी, लेकिन अगर मैं उठ रहा हूँ सुबह, तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैं क्यों उठ रहा हूँ। अपनी फैमिली के लिए तो करना ही है, वो तो बात है, अपने परिवार के लिए करना है, जिन्होंने हमारी मदद की है उनके लिए करना है, वो सब तो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मेरा क्या मीनिंग है, मैं क्यों जी रहा हूँ मैं? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, शायद कुछ लोग जूते मारने लगे, लेकिन फिर भी मतलब अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए कुछ करना ज़रूरी है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली में मीनिंग ढूंढना गलत है, नहीं। अगर आपको फैमिली में मीनिंग मिल रहा है दैट्स वंडरफुल, आपको अपनी वाइफ में मीनिंग मिल रहा है दैट्स वंडरफुल। मुझे इस चीज़ में मीनिंग मिल रहा है तो ये मेरी चॉइस है। मुझे मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाने में मीनिंग मिल रहा है तो ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मैंने इसके साथ सफ़र किया है। मुझे अपनी सफरिंग को वेस्ट नहीं करना है। या जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को दूसरों को नहीं बता पा रहे, या उन्हें नहीं पता ये क्या है, या उन्हें नहीं पता इसे कैसे ट्रीट करना है, मुझे इस चीज़ को दूर करना है। और इसमें मेरा स्वार्थ है, हाँ मेरा स्वार्थ है। मैं चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैंने सफ़र किया है, ये मेरा स्वार्थ है। और मैं हैप्पीली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, इस चीज़ को हैप्पीली। अब कोई कहेगा कि नहीं, लोगों की मदद करना तो सेल्फलेस होता है, लोगों की मदद जो करता है वो तो सेल्फलेस है, वो खुद के लिए नहीं सोचता। भाई मैं तो ये कहता हूँ सब खुद के लिए सोचते हैं, उन्हें दूसरों की मदद करके पीस मिल रहा है इसलिए वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, हर चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट में सही है। जिस कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ सही है, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ गलत हो जाएगी। खैर, तो चलिए आज इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं। एनजीओ की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एनजीओ से जो अच्छी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली वो मैंने शेयर कर ली, लेकिन कुछ एनजीओ में मुझे प्रॉब्लम्स भी नज़र आई वहाँ पे, वो भी मुझे शेयर करनी है। और कैसे मैं कैसे मैं वॉलंटियर से मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचा,
वो मुझे शेयर करना है, और क्या क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए उस टाइम पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, ये थैंक यू एवरीवन मैंने नहीं, हेलो एवरीवन ये मैंने परमार सर से बोरो किया है, ठीक है। आई होप परमार सर इस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे। अरे यार, होप तो मैं कर ही नहीं सकता। खैर चलो, जो भी है, थैंक यू।